सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों आज हम एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। तो दोस्तों सीएमए फाइनल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एज पर द न्यू कोर्स जून और दिसंबर 2024 में एग्जाम लगने जा रहा है, उन सभी के लिए दोस्तों ये कोर्स अवेलेबल है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है वो आप लोगों के लिए 100 मार्क्स का है और उसको हम यहां पर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। दिस इज अ टोटली न्यू रिकॉर्डिंग फॉर 2024 एग्जाम्स। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिएगा, आज हमारा पहला फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि सीएमए फाइनल आईडीटी का सिलेबस कितने मार्क्स का है, कौन कौन सी चीजें उसमें आने वाली है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये सारा का सारा कंप्लीट डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम पढ़ाई कहां से करेंगे, कौन सी बुक से हम पढ़ाई करने वाले हैं, नोट्स क्या होंगे, बुक कौन सी होगी, क्वेश्चन बैंक क्या होगा। ये सारी बातें दोस्तों आज के इस सेशन में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपने हो सकता है दोस्तों पहले इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ा हो, लेकिन मेरी क्लास में मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूं। हां दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूं। आपने पहले कहीं पर भी इंटर लेवल पर कैसे भी कितना भी पढ़ा हो, लेकिन दोस्तों मैं ये मानकर पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर मैंने ये मान लिया कि आपको सब कुछ आता तो आपका घाटा हो जाता। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीएमए फाइनल का कोर्स। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहली बात, पहला लेक्चर है तो ये बातें बताना बहुत जरूरी है कि जो आपका सिलेबस है, सीएमए फाइनल का जो सिलेबस है माय डियर फ्रेंड्स, वो आप लोगों के लिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो जीएसटी अपने को पढ़ना पड़ेगा, दूसरा है कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो जीएसटी जो है दोस्तों दैट इज 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का पेपर एग्जाम में जीएसटी में से पूछा जाता है, राइट। और कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में से 30 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों ये तो आप जानते हो ना टैक्स होता क्या है, और टैक्स दो टाइप के होते हैं ये भी पता है आपको। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है भाई साहब इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जी जो सीधा किसी पर्सन पर डायरेक्टली लेविएड होता है, जैसे हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं, राइट। अगर आप इनकम अर्न करोगे तो यू हैव टू पे द टैक्स ऑन सच इनकम। अच्छा वो डायरेक्टली लेविएड होता है, जिस पर टैक्स लगाया जाएगा उसी के ऊपर बर्डन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, राइट। दोस्तों दूसरी तरफ होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमेशा गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। और दोस्तों जो भी बंदा उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा, किसी से खरीदेगा, बर्डन उसके ऊपर पास ऑन हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि भाई एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो डायरेक्टली लेवी होता है, जो किसी पर्सन की इनकम पर लगाया जाता है। अगर आप इनकम कमाओगे तो यू हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन सच इनकम, राइट। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज इन रिलेशन टू इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा दोस्तों जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें आप लोगों का जो सिलेबस है वहां पर एक तो जीएसटी वाला पार्ट है, ये देखो, एक तो आपका जीएसटी वाला पार्ट है, ये जीएसटी वाला पार्ट, और दूसरी और है लोगों कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जीएसटी अपने आप में दोस्तों कंप्लीट लॉ है इंडिया के अंदर। 2017 1 जुलाई से जीएसटी एप्लीकेबल है और आपके एग्जाम में छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें 70 मार्क्स का जो वेटेज है दैट इज फ्रॉम जीएसटी, और जो 30 मार्क्स का वेटेज है 30 मार्क्स का दोस्तों वो हमारा कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आने वाला है, राइट। दूसरी बात ये तो हो गई चलो जी सिलेबस की बात। अब जो सेकंड पॉइंट निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड बुक्स।
आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम कौन सी बुक काम में लें, सर हम कहां से पढ़ें, सर हमारे पास सीएमए का स्टडी मटेरियल है, क्या हम उससे पढ़ाई करें। तो दोस्तों इन सभी बातों का जवाब भी आज की इस पहली क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों अगर आप बुक की बात करते हो तो मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी कलरफुल बुक्स चलती है, बहुत सारे चार्ट्स चलते हैं, कोई कैसी बुक प्रिंट करके देता है, कोई कैसी बुक प्रिंट करके देता है। वो बुक्स जो होती है ना दोस्तों, दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि वाओ मजा आ गया, कलरफुल, वाओ क्या पेज हैं, मजा आ गया। लेकिन दोस्तों जो असली में फील आता है ना पढ़ने का, वो पता है कब आता है? जब हम लोग हैंड राइटिंग नोट्स बनाते हैं, जब हम किसी चीज के नोट्स बनाते हैं ना, तो असली में दोस्तों उसमें हमको फील आता है। तो मैं आप लोगों को यहां पर ये बोलूंगा कि भाई मैं आपको कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं देने वाला, मैं कोई बुक आपको नहीं देने वाला। मैं जो भी पढ़ाने वाला हूं भाई वो मैं क्लास के अंदर ही नोट करवाने वाला हूं। सर आप ये कहना चाहते हो कि जी क्लास में लिखना पड़ेगा? हाँ जी दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां पर 2 रजिस्टर बनवाऊंगा, 2 रजिस्टर। एक रजिस्टर होता है कॉन्सेप्ट नोट्स। अच्छा कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर हमारा तो एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया, हमारे पास तो लिखने का टाइम ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 2 से 3 4 महीने हैं और आप मेरी क्लासेस को देख रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाकर उसमें लिखना चाहिए वाइल स्टडिंग दी क्लास। हाँ 1 महीना 2 महीना बचा है, तो ये जो नोट्स हैं भाई इनके पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। सर आप हमें पीडीएफ कैसे दोगे? ये जो हमारी एक एंड्रॉइड ऐप है ना, अमित खांडल क्लासेस, आप लोग प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पर अमित खांडल क्लासेस को सर्च करिएगा, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर हम आपको सीएमए के फाइनल आईडीटी का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, इतना शानदार क्वेश्चन बैंक है दोस्तों जिसमें सारे फाइनल लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन बैंक को कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला, मजा आ जाएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें बहुत शानदार तरीके से कंपाइल्ड किए हुए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं क्लास में भी करवाता हूं, उसके पीडीएफ नोट्स आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आप अपने जो इंटरनल स्टोरेज है, चाहे लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें वो डाउनलोड हो जाएगा और आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। अच्छा मैंने उसको फ्री में भी दे रखा है कि भाई अगर मेरे से कोई क्लासेज ना भी ले, उसने कहीं और से क्लासेज ले ली है, तो भी हमारी तरफ से फ्री सुविधा है। वहां पर एक तो हमारा पेड बैच है जिसमें आपको पूरी क्लासेज भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, है ना। दूसरी तरफ फ्री नोट्स का हमने कोर्स बना रखा है, उसमें ओनली 1 रुपीज का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, सारे फ्री नोट्स। अच्छा ये जो नोट्स होते हैं ना चैप्टर के, वो मैं क्लास के अंदर बनवाता हूं। होता क्या है दोस्तों, जब आप नोट्स को बनाते हो, जब आप उस नोट्स को कॉपी में लिखते हो रजिस्टर में, आप ये समझ लो जी लगभग वो 150 से लेकर और 200 पेजेस का एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर आप जब उसको लिखते हो, राइट, तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप चीजों को नोट करते हो तो इस माइंड को मैसेज जाता है, लिखते समय माइंड को मैसेज जाता है, चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं, मजा आता है, अरे वाह। अच्छा दोस्तों जब आप उन लिखे हुए नोट्स को दोबारा कभी रिवीजन करने बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है यार ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, और आपको चीजें बहुत जल्दी से रिकॉल होने लगती है, याद होने लगती है। तो मेरा आपको कहना है कि भाई अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हो, आपके पास 2 से 4 महीने का सफिशिएंट टाइम है, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, है ना, लिखना चाहिए। आप 1-2 क्लास देखो, आराम से नोट्स बनाओ। मेरी ये क्लासेस यूट्यूब पर भी आपको स्टार्टिंग 5-6 क्लासेस फ्री मिलेंगी, एंड्रॉयड ऐप में जाओगे वहां भी फ्री है डेमो क्लासेस, आप देखो। जब आप लिखोगे ना दोस्तों रियल में आपको बहुत मजा आएगा। आप खुद कहोगे सर ये जो हम डायरेक्ट स्टडी करते हैं प्रिंटेड नोट से, प्रिंटेड बुक से, उसमें इतना मजा नहीं आता, उसमें चीजें याद नहीं होती, इसमें याद होंगी आपको, आपको एक फील आएगा दोस्तों। और दूसरी बात, एग्जाम में लिखने की आदत पड़ेगी दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिनकी एग्जाम में लिखने की आदत ही नहीं होती है। मतलब एग्जाम में 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होता है 3 आवर्स में, बट आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होती, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हो वो सब प्रिंटेड मटेरियल से पढ़ते हो। तो पहला काम है भाई रजिस्टर बना लेना। देखो ये पहली क्लास है ना, इसलिए सारी बातें बता रहा हूं। आगे आने वाली क्लासेस में ये सब बातें मैं नहीं बताऊंगा, फिर तो हम आईडीटी की दुनिया में खो जाएंगे, है ना। जो हमारा आईडीटी का कोर्स है उसको कंप्लीट करने में हम अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस वहां पर लगा देंगे। तो पहला है भाई रजिस्टर बनाओ। रजिस्टर जो है वो 150 से 200 पेजेस का होना चाहिए। उस रजिस्टर को हम लोग नाम देंगे भाई साहब कॉन्सेप्ट नोट्स। उसको हम कॉन्सेप्ट नोट्स का नाम देंगे, ठीक है, या नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है। अच्छा दोस्तों, ये जो नोट्स मैं बनवाता हूं ना, इसमें मैं आपके एंटायर जो सीएमए का स्टडी मटेरियल है उसको कवर करके चलूंगा। आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल दिया है उसको हम यहां पर एंटायर कवर करके चलेंगे। हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि कुछ चीजें स्टडी मटेरियल में पहले दी हुई होती है, हम उसको नोट्स में बाद में कवर कर सकते हैं, है ना। कुछ चीजें बाद में दी हुई होती है स्टडी मैट में, हम उसको पहले कवर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पिछले 15-16 साल से भाई मैं आईडीटी पढ़ा रहा हूं, है ना। मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में अलग से पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टरेट किया हुआ है, आई एम प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आईडीटी का प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है। तो ये सारा जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा नॉलेज है, वो सारा का सारा आपको यहां पर मिलने वाला है, राइट। तो मैं भी पहले इंट्रोडक्शन देना भूल गया था, हम मैंने बीच में दे दिया, तो ये सारी बात ध्यान रखना। तो जो आपका सीएमए का स्टडी मैट है दोस्तों, हम उसको यहां पर कंप्लीट कवर करने वाले हैं। इट विल बी कंप्लीट कवर्ड इन योर हैंड राइटिंग नोट्स। दूसरी बात, चलो सर नोट्स बना लिए, नोट्स बनाते समय हमने पूरा कॉन्सेप्ट रजिस्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है, हमारे पास टाइम होगा तो हम नोट्स बनाएंगे, 1-2 महीना बचेगा तो हम उनका पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेंगे। अच्छा, मैं क्या करता हूं दोस्तों, जैसे जैसे क्लास में नोट्स बनाता जाता हूं चैप्टर वाइज, उसको मैं अपनी एंड्रॉइड ऐप में जो भी हमारे कोर्सेज है वहां पर अपलोड कर देता हूं। तो आप उसको डाउनलोड करो, प्रिंट निकाल लो, डाउनलोड करो, प्रिंट निकाल लो, ऐसे होता है। क्वेश्चन बैंक, दूसरी बात है दोस्तों, केवल नोट्स बनाने से काम नहीं होता है, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, वो मैं आपको फिजिकल बुक्स के फॉर्मेट में नहीं दूंगा, इट इज ऑल्सो इन पीडीएफ फॉर्म, ये भी पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा। आपको जो कोर्स हम देंगे उसके अंदर ये अवेलेबल होगा। जो हमारा फ्री कोर्स है 1 रुपीज का, जिसमें हम नोट्स और क्वेश्चन बैंक देते हैं, वहां अवेलेबल होगा। इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इसको अपने इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट भी ले सकते हो, है ना। तो ये जो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, इसमें इतने शानदार तरीके से हमने क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं कि अगर आपने इस क्वेश्चन बैंक को मेरे साथ में पूरा सॉल्व कर लिया, और दोस्तों मजे की बात यह है कि हर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है फाइनल लेवल के, वो सारे के सारे मैं क्लास के अंदर करवाता हूं, राइट, ताकि आप लोगों पे मैं नहीं छोड़ता, मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा कैसे एग्जाम में लिखना है, आंसर को लिखने का मैनर क्या होना चाहिए। बिकॉज एग्जाम में यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपका आंसर कितना प्रेजेंटेबल है, आपको कौन कौन सी बातें वहां पर लिखना जरूरी है, किस किस चीज का वर्किंग नोट बनना चाहिए। तो ये सारी बातें दोस्तों क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के लिए एक अलग से रजिस्टर या कॉपी आपके पास होनी चाहिए। देखो भगवान के लिए भाई लोगों 2 कॉपी बना लेना, ठीक है, और ये भी 200-250 पेज की बना लेना। तो इन 2 कॉपी को बिल्कुल नई बनाना, पुरानी नहीं। पता चला कहीं छोटे भाई बहन की कॉपी निकाल ली, उसमें से आगे के 10 पेज फाड़ दिए, ऐसे नहीं, नई कॉपी ले आना, ठीक है। तो नोट्स हम क्लास में बनाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं, और इतने अल्टीमेट क्वेश्चन है, आप मेरी क्लासेस देखिएगा, आगे डेमो क्लासेस अवेलेबल है। मैं जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ना, उनका जो लेवल है शानदार अल्टीमेट वाला है, मतलब इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तीसरी बात भाई, ये जो हम सिलेबस की बात हो गई, बुक्स की बात हो गई, थर्ड पॉइंट है कि ये जो हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये कब और किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है।
तो भाई जो भी लोग जून और दिसंबर 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं, जून और दिसंबर 2024 में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये कोर्स है। सर हमारा एग्जाम तो 2025 में है, तो क्या हम आपकी इन क्लासेस को ले सकते हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल ले सकते हो। ये ऑनवर्ड्स वाले स्टूडेंट के लिए भी है। बस एक बात का ध्यान रखना, यहां पर कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं। अभी जून और दिसंबर के हिसाब से तो मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये सबसे लेटेस्ट है, मतलब इसके अलावा आपको कोई अमेंडमेंट क्लास नहीं पढ़नी, कुछ अमेंडमेंट्स नहीं करने हैं। ये कंप्लीट अमेंडेड क्लास है, इसमें कुछ भी आपको पुराना नहीं मिलेगा, सब कुछ नया मिलने वाला है। इवन हमारा क्वेश्चन बैंक भी हमने 2024 के अकॉर्डिंग फुल्ली अपडेटेड कर दिया है। हाँ, जिन लोगों के एग्जाम 2025 में है भाई, उनको इतना सा है कि क्लासेस तो ले लो, लेकिन 2025 के हिसाब से जो भी टैक्स में चेंजेस वगैरह आएंगे उसका मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा। वो सेपरेट वीडियो 2 या 3 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। वो आपके 2025 इसमें कोर्स 2024 का जो आप कोर्स ले रहे हो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। मैं YouTube पर भी उसको फ्री अपलोड कर दूंगा। तो आपने 2024 की पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग देख ली और वो जो 2-3 अमेंडमेंट वीडियोस हैं बस वो आप और देख लो, आपका काम हो गया। ठीक है, तो 2025 वाले स्टूडेंट्स भी क्लासेस को देख सकते हैं, लेकिन साथ में जो अमेंडमेंट वीडियोस है वो उनको देखना रहेगा, राइट। बाकी 2024 में जिनके एग्जाम है वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे भाई, उनके लिए ये बहुत शानदार कोर्स होने वाला है। सर आप कोई क्रैश कोर्स भी देते हो? ना जी ना। वैसे तो देखो ये रेगुलर है, लेकिन अगर आपने पहले कहीं पर क्लासेस ली हुई हैं और आप चाहते हो कि भाई हम फटाफट से कोर्स कंप्लीट कर लें, तो मैं बता दूं भाई, वैसे रेगुलर क्लास में तो हमारे 130 से 140 आवर्स लगते हैं। इस टोटल आवर्स में हमारी क्लास खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं। आपका 300-400 घंटे की क्लास नहीं होती है। लेकिन अगर आपको क्रैश कोर्स करना है, आपको जल्दी पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है, तो आप हमारी इन्हीं क्लासेस को ले लो। हमारे ऐप में एक फीचर है स्पीड बढ़ाने का। आप हमारे वीडियोस को 1.5 या 1.75 की स्पीड पर देख लो, तो यही कोर्स आपका 60-70 आवर्स में खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्रैश व्रैश कुछ नहीं होता, देखो पढ़ना तो सारा ही पड़ता है। हाँ, वो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, तो आपने अगर पहले से कहीं क्लास ली हुई है, पहले से आप कहीं पढ़े हुए हो, तो आपके लिए ये एक तरह से क्रैश कोर्स बन जाएगा, जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस भी क्लास में करवा देंगे और सारे नोट्स भी बनवा देंगे। उसमें आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप हमारे नोट्स के PDF को डाउनलोड करके उससे जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हो। बाकी जिनका रेगुलर है, जिनके पास सफिशिएंट टाइम है, भाई लिखना ही सबसे बढ़िया प्रायोरिटी है मेरी ओर से। दोस्तों 130 से 140 घंटे रेगुलर क्लास में लगते हैं। क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो 60 से 70 आवर्स में ये काम आपका हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाकर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है सर, ये क्लास मिलती कहां से है? तो दोस्तों मैं बता दूं, हमारी एक एंड्रॉइड ऐप बनी हुई है, एंड्रॉइड ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और आप जैसे ही वहां अमित खांडल क्लासेस लिखोगे, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप हमारी ऐप पर भी जा सकते हो। ये जो CMA फाइनल का हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप लिंक पर भी जा सकते हो। ठीक है सर, ये क्लास हम केवल मोबाइल पर ही देख सकते हैं या लैपटॉप पर भी? दोनों पे चलती है दोस्तों। आपका मोबाइल पर मन है मोबाइल में देख लो, आपका लैपटॉप या PC पर देखने का मन है, आप लैपटॉप और PC पर देख लो, है ना। आप क्लास मोबाइल से भी खरीद सकते हो, देखना चाहो तो मोबाइल पर देख लो, देखना चाहते हो तो लैपटॉप पर देख लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमारी क्लासेस में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बार मोबाइल पर देख लिया तो भाई फिर लैपटॉप पर नहीं देख सकते, एक बार लैपटॉप पर देख लिया तो मोबाइल पर नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है। आपका जब मन करे, इफ यू आर ऑन ट्रैवल मोड, तो आप उसको मोबाइल पर भी चला सकते हो। आपको घर पे लैपटॉप पर देखने का मन है तो आप लैपटॉप पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फुल लिबर्टी है, फुल फ्रीडम है दोस्तों, राइट। तो ये क्लासेस आपको हमारी मिल जाएगी, वो भी डबल वॉच टाइम के साथ। जैसे सपोज करो मेरा कोई लेक्चर 1 आवर का है तो आपको 2 आवर्स तक की
उसमें वैलिडिटी रहेगी, आप उसको डबल बार देख सकते हो। और 2 बार से ज्यादा कोई देखना भी नहीं चाहता है भाई, और भी बहुत सारे पेपर होते हैं, उनकी भी पढ़ाई करनी होती है, राइट। अच्छा, ये भी हमने इसलिए लगा रखा है भाई क्लासेस का मिसयूज नहीं हो, ऐसा नहीं हो भाई आप अपने 3-4 दोस्तों को भी दिखा रहे हो, अनलिमिटेड व्यू दे दिया, है ना, ये भी ध्यान रखना। सर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आता है? दोस्तों पहली क्लास है इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सीएमए फाइनल का कैसा आएगा, आईडीटी का। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सीएमए फाइनल आईडीटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ए, बी और सी। ये जो ए वाला पार्ट होता है ना, ये हमेशा एमसीक्यू बेस होता है। ये जो हमारा पार्ट नंबर ए होता है दैट इज एमसीक्यू बेस, और ये 24 मार्क्स का होता है। इसमें जीएसटी के भी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कस्टम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के भी क्वेश्चन होते हैं, और ये आपको 12 क्वेश्चंस मिलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये कंपलसरी सॉल्व करना पड़ता है, इसमें चॉइस नहीं होती। दोस्तों 12 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। तो इस तरीके से 24 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों उसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, 1 नंबर तो मिलता है करेक्ट आंसर लिखने का, भाई ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है। तो जब आप करेक्ट आंसर लिखते हो तो 1 मार्क तो उसके मिलते हैं, और उसका रीजन भी आपको देना पड़ता है। तो वो जो रीजन आप यहां पर देते हो 1 नंबर उसका मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 2 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, 1 नंबर सही आंसर लिखने के और 1 नंबर दोस्तों उसका करेक्ट रीजन देने के, ठीक है। पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी ये दोनों हमारे डेस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा आंसर डेस्क्रिप्टिव बताना पड़ता है, राइट। दोस्तों पार्ट नंबर बी में हमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 7 तक गिवन होते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब एक तरह से 6 क्वेश्चन हमें मिलते हैं, और ये 6 क्वेश्चन में से हमें एनी 4 करने पड़ते हैं। मतलब हमारे पास 2 क्वेश्चंस की चॉइस होती है कि हम 6 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और एक क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का होता है, तो 4 क्वेश्चन अगर करने हैं तो 60 मार्क्स के हो गए, है ना। 15 के 4 हो गए मतलब 60 मार्क्स। अच्छा दोस्तों ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं होता है, हर क्वेश्चन में आपको सेक्शन दे रखे हैं ए बी सी, कोई 4 नंबर का, कोई 3 नंबर का, कोई 5 नंबर का, ऐसे मिलाकर उसको 15 नंबर का बनाते हैं ये लोग, ताकि आप लोगों को सब कुछ पढ़ना पड़े, आप कोई भी चीज छोड़ ना सको। तो ये तो मानकर चलो भाई प्रोफेशनल एग्जाम है तो पढ़कर तो सब कुछ ही जाना है। हाँ, किसको कितना पढ़ना है वो सब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, किसकी कितनी वेटेज है, किसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे 6 में से 4 क्वेश्चन हमें डेस्क्रिप्टिव करने पड़ते हैं, ईच क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। तो ये 60 मार्क्स का हो गया। पार्ट नंबर सी भी हमारा डेस्क्रिप्टिव होता है दोस्तों, इट इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है ना दोस्तों, इट इज ऑल्सो कंपल्सरी, ये भी आपको कंपल्सरी करना पड़ता है। ये 16 मार्क्स का होता है, 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 16 मार्क्स ये हो गए, 60 मार्क्स पार्ट बी में हो गए, और 24 मार्क्स हमारे पार्ट ए में हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा पूरा 100 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर होते हैं, और दोस्तों वहां पर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी कवर्ड किया जाता है। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखो ये पहला जब दिन होता है ना, तो ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ती है, वरना बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन बना रहता है, भाई कौन सी बुक से पढ़ेंगे, पेपर कैसा आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। ये सारी बातें दोस्तों मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो पहला दिन है, बच्चे कहते हैं सर हम अच्छे नंबर कैसे लाएं, सर हमको इस पेपर में टॉप लाना है, हमारे को 70, 80, 90 तक पहुंचना है इस पेपर में। तो भाई सीधी सी 3 बातें ध्यान रखना।
अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आए हैं, तो मैं उनको 3 बातें बताता हूं। भाई ये 3 बातें अगर आपने पूरी कर दी, ये जो 3 चीजें हैं इनको अगर आप फुलफिल कर देते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहां पर मिल सकते हैं। पहली चीज होती है अच्छे नंबर लाने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दोस्तों जो भी आप पढ़ रहे हो वो कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है ना, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 100% वो मेरी है। अगर दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेता हूं। इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे होगी दोस्तों, मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा क्लास के अंदर, और ये नोट्स बनाने का जो पैटर्न है ये बहुत शानदार होगा। इसमें हम आपको टू द पॉइंट एक एक चीज नोट करवाएंगे, ठीक है, लिखोगे, दिमाग को मैसेज जाएगा। साथ में दोस्तों हम करवाते हैं क्लास में क्वेश्चन बैंक, कि भाई आपने नोट्स पढ़ लिए, आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, लेकिन जब तक क्वेश्चन करके नहीं देखोगे तो वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं हो पाएगा। आपने पढ़ाई कितनी भी कर ली दोस्तों, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो तोते उड़ जाते हैं अच्छे अच्छों के। सर ये बात तो आप सही कह रहे हो, हम पढ़ाई बहुत करके जाते हैं लेकिन जब सामने क्वेश्चन आता है ना तो दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है। तो दोस्तों वो एकदम से ब्लैंक ना हो इसके लिए हम आपको क्लास में ही क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन बैंक करने से क्या होगा? क्वेश्चन बैंक करने से क्या होगा? क्वेश्चन बैंक करने से वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, रियली में यू विल एंजॉय, है ना। जो आप, अच्छा मैं क्या करता हूं, ऐसे नहीं करता भाई पूरा चैप्टर पढ़ लो फिर उसके क्वेश्चन करने बैठेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सप्लाई का चैप्टर पढ़ाया जीएसटी में, तो सप्लाई में मैंने जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि भाई सप्लाई की डेफिनेशन, तो मैं डेफिनेशन वाले सारे क्वेश्चन एक साथ करवा देता हूं। फिर जैसे मैंने उसमें नेगेटिव लिस्ट पढ़ाई तो मैं नेगेटिव लिस्ट के सारे क्वेश्चन एक साथ करा देता हूं। फिर मैंने कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पढ़ाई तो मैं कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के सारे क्वेश्चन करा देता हूं। तो क्या होता है दोस्तों कि जब हम नोट्स को बनाते हैं तो नोट्स बनाने के साथ साथ ही जब हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है, हमें चीजें याद होने लग जाती है। अच्छा दोस्तों, मैं बीच बीच में आपको चार्ट भी बनवाता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, आप उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हो चार्ट से। मैं बीच बीच में स्टोरी सुनाता हूं क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए हूं, मेरा ऑफिस है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, मेरा आईडीटी का प्रैक्टिस है, तो मेरे जो एक्सपीरियंस हैं दोस्तों, मेरी जो नॉलेज है, मेरे पास जो ज्ञान का भंडार है जो मुझे कई सालों में मिला है, वो मैं स्टोरी के फॉर्मेट में आपको समझाता हूं। एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, स्टोरी बहुत जल्दी याद होती है। मैं आपको कोई सेक्शन बताऊंगा वो आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब मैं स्टोरी सुनाऊंगा ना वो स्टोरी एग्जाम में याद आ जाएगी। अच्छा, उस स्टोरी के बेसिस पर दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओगे, ये मेरे को अच्छे से पता है। तो नोट्स बनवा दिए, क्वेश्चन बैंक पूरा करवा दिया, चार्ट्स बनवा दिए, स्टोरी बना दी, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है अच्छे नंबर लाने के लिए? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए, सर मेरे को कॉन्सेप्ट तो याद हो गए सारे। दूसरी बात होती है दोस्तों उनको रिटेन करना। भाई जब तक रिटेन नहीं करोगे दिमाग में तो कैसे अच्छे नंबर आएंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होने से काम नहीं चलेगा, रिटेन भी करना पड़ेगा। अच्छा, रिटेन करने में भी दोस्तों 50% मदद तो मैं कर दूंगा आपकी, 50% जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन दोस्तों यहां पर 50% जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। मैं कैसे याद करवाता हूं दोस्तों, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं एग्जाम्पल देता हूं, स्टोरी देता हूं, उससे चीजें याद होती हैं। जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है, मैंने क्लास में क्या पढ़ाया उसका 5 से 10 मिनट में पूरा रिवीजन कराता हूं। मैं जब अगली नेक्स्ट क्लास लेता हूं तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको फिर से 5 से 10 मिनट में रिवाइज करता हूं। तो जब हम चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं और अपने खुद के बने हुए नोट से रिवाइज करते हैं तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 50% चीजें
आपको क्लास के अंदर ही याद होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। हाँ, जो बाकी 50% है वो आपको रिवाइज करना होगा। आपको घर पे जब आप क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं क्लास में करवा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन का जब आप घर पे खुद कॉपी में सॉल्व करोगे तो उससे भी चीजें याद होती है, क्योंकि उसमें जब आप कॉन्सेप्ट लगाते हो बिना आंसर को देखे तो कई बार आपसे आंसर गलत भी होता है। फिर जब आप उसको चेक करते हो तो वो आंसर आपको पता लगता है, ओहो यहां पर मिस्टेक की थी, कर ले रे मिस्टेक, बताऊं अभी कर ले रे मिस्टेक। तो ये बात है। तो पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरी बात है उसका रिटेंशन होना चाहिए, और तीसरी बात है दोस्तों कि आपने रिटेन भी कर लिया, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा, जब वो 3 घंटे आपको वहां लिखना पड़ेगा, तो वहां पर वो ज्ञान, वो नॉलेज जो आपने ली है वो वहां पर रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, आपको रिटेन भी हो गया था, लेकिन दोस्तों आप उसको 3 घंटे में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, तो दोस्तों आप मुझे बताइए अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं। अच्छा, इसमें 100% जिम्मेदारी आपकी है। कहीं आप ऐसे मत बोल देना सर आप ही दे आओ ना एग्जाम भी, अरे मेरे बस में होता ना तो मैं दे आता, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। रिफ्लेक्ट तो आपको ही करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट तो दोस्तों आपको ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरी बात है रिटेंशन, और तीसरी बात है भाई उसका 3 घंटे में रिफ्लेक्ट होना भी जरूरी है, तब जाकर अच्छे नंबर आते हैं, तब जाकर दोस्तों अच्छे नंबर आते हैं। चलो, तो ये सारी बातें हो गई, आज हमारी पहली क्लास थी। अब मैं थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। देखो भाई, आप लोग टैक्स पढ़ने जा रहे हो, इट मे बी पॉसिबल कि आपने पहले टैक्स पढ़ा ही होगा, कंफर्म पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे एज अ लेमैन कि भाई आप सीएमए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप सीएमए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जरा बताओ भाई टैक्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई जरा बता दो टैक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टैक्स। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई व्हाट इज टैक्स, तो टैक्स का मतलब क्या है दोस्तों, एक लाइन में बता दो टैक्स का मतलब क्या है। तो टैक्स का मतलब होता है, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पता होना जरूरी है, टैक्स का मतलब होता है टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी। एक्सटोर्शन का मतलब होता है वसूली, है ना, किसकी वसूली, मनी की वसूली, धन की वसूली। तो टैक्स का मतलब है भाई आपको पैसा देना पड़ेगा सरकार को, कंपलसरी है, इच्छा वाली बात नहीं है कि सर मेरा तो मन ही नहीं है, चुप कर, मन नहीं है, देना पड़ेगा। तो टैक्स इज अ कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। अब मेरे से कई बच्चे कहते हैं सर एक बात बताओ, आपने बोला कि टैक्स इज कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी, तो सर ये जो मुंबई में भाई लोग होते हैं जो हफ्ता वसूली करते हैं, हफ्ता वसूली, हाँ, बिजनेसमैन को डराते हैं, धमकाते हैं, वसूली गैंग होती है कि भैया इतने पैसे दे देना वरना बिजनेस नहीं चलने देंगे। तो सर पैसे तो वहां भी देने पड़ते हैं, कंपलसरी है। तो आप तो ये कहना चाह रहे हो कि वो भी टैक्स है। दोस्तों वो टैक्स नहीं है, उसको हम टैक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर एक लाइन आपको और ऐड करनी पड़ेगी, अंडर एनी लॉ। भाई साहब टैक्स बनने के लिए लॉ का होना बहुत जरूरी है, लॉ बोले तो कानून का होना बहुत जरूरी है। तो टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। तो जब तक लॉ नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो हम उस वसूली को टैक्स नहीं बोल सकते। तो ये जो मुंबई में हफ्ता वसूली होती है भाई, उसका कोई कानून थोड़ी है, उसका कोई लॉ थोड़ी है, आप मुझे बताओ, उसका कोई कानून है क्या, उसका कोई लॉ है क्या, नहीं है ना। तो भाई साहब वो टैक्स नहीं है। टैक्स का मतलब है कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, कानून का होना जरूरी है। अब दिमाग में एक सवाल उठता है, सर ये जो लॉ होता है, ये जो कानून होता है, ये कहां से आता है,
कौन बनाता है कानून? कानून बनाने की पावर कहां से मिलती है? दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? सर सबसे बड़ा तो भगवान है। अरे मैं भगवान की बात नहीं कर रहा सर, सबसे बड़े मोदी जी, मोदी जी भी सबसे बड़े नहीं है। राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी बड़े नहीं। बड़ा कौन सबसे बड़ा? भाई साहब सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये सबसे बड़ा होता है। ये जो भारत का संविधान है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये सबसे बड़ी चीज होती है, इससे बड़ा कोई नहीं है। क्या आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ा है? नहीं सर, हमने तो नहीं पढ़ा। पढ़ना दोस्तों, आपको पढ़ना चाहिए। सर कहां से पढ़े, इतना सारा कोर्स है, हम तो पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रहे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन। अरे कॉन्स्टिट्यूशन बड़े काम की चीज है। मैंने एलएलबी कर रखा है, तो जब मैं लॉ कर रहा था ना, तो वहां पर भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, उसमें हमारे सारे राइट्स होते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे आप किसी एक्ट को पढ़ते हो तो उसमें सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे होते हैं ना। वैसे ही दोस्तों जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो वहां पर आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ऐसे वहां पर आर्टिकल होते हैं। तो दोस्तों हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक आर्टिकल नंबर है 246। ये एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ये पावर देता है लॉ बनाने की, कानून बनाने की, क्योंकि जब तक कानून नहीं होगा, जब तक लॉ नहीं होगा, तो दोस्तों आप उसको टैक्स नहीं बोल सकते। तो आर्टिकल नंबर जो 246 है वो दोस्तों पावर देता है लॉ बनाने की, कानून बनाने की। ठीक है, वहां से पावर मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भाई कानून बनाओ, और आर्टिकल नंबर 246 में ये पावर दे रखी है। जैसे ही आप आर्टिकल नंबर 246 पर जाते हो तो दोस्तों आपके सामने 3 टाइप ऑफ लिस्ट प्रकट हो जाती है। 3 तरह की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। अच्छा, पहली लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट। ओहो, कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। दोस्तों ये जो यूनियन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, इसमें एंट्री नंबर 1 से लेकर और 97 सब्जेक्ट होते हैं। एंट्री नंबर 1 से लेकर और एंट्री नंबर 97 तक सब्जेक्ट्स होते हैं। ये वो 97 सब्जेक्ट होते हैं, ये वो 97 मैटर होते हैं जिन पर लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर, दोस्तों लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव जो पावर होती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। वहां पर अगर लॉ बनाएगी तो कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है ना हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट। तो जो यूनियन लिस्ट में जिन मैटर्स का नाम लिखा हुआ है, और ऐसे कितने मैटर हैं? 97 मैटर हैं। तो ये जो 97 मैटर हैं, ये जो 97 सब्जेक्ट हैं, इन पर लॉ एक्सक्लूसिवली कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, कहां पर बनाती है? सड़क पर बैठकर बनाती है? रोड पर बनाती है? ना, वो बनाती है दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर। ओहो सर, पार्लियामेंट, हां जी हां, हिंदी में बोलते हैं संसद। ये जो पार्लियामेंट होती है, यहां पर हमारे देश के लॉ बनते हैं। ये वो लॉ होते हैं दोस्तों जो यूनियन लिस्ट के मैटर होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, पार्लियामेंट जो संसद है आपने देखी होगी, अब तो नई बिल्डिंग बन गई है पार्लियामेंट की, मतलब टीवी में तो देखी होगी। हाँ सर देखी है। तो वहां पर लॉ बनता है। सर ये लॉ बनाता कौन है? दोस्तों ये बनाते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिलकर, जिनको हम हिंदी में सांसद बोलते हैं।
जब इलेक्शन होते हैं, अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो लोकसभा इलेक्शन जो होंगे वो बेसिकली पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। इसमें आप अपने एरिया में से किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो, क्योंकि आप सब तो पार्लियामेंट में जा नहीं सकते ना, तो आप अपनों में से किसी एक को वहां भेजते हो कि जा हमें रिप्रेजेंट कर, देश के लिए कानून बना, अच्छे अच्छे काम कर, और वो वहां पर सोता हुआ मिलता है, सो रहा है आराम से, नींद ले रहा है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये सारे लोग लॉ बनाते हैं। और दोस्तों हमारे देश की पार्लियामेंट में जो लॉ बनते हैं ना, वो बहुत गंदे तरीके से बनते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज का लॉ के लिए वहां पर एक बिल आता है, फिर उस पर सारे लोग बहस करते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हो जाते हैं, ओ नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, जो विपक्षी लोग होते हैं, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पेपर फाड़ देते हैं, ये लो जी चेयरमैन के ऊपर फेंक दिया, ये लो जी चेयर उठा के दह मारी सर के ऊपर। तो ऐसे ऐसे तरीके से लॉ बनाते हैं, गंदे गंदे तरीके से, है ना। कभी देखना आप, बहुत गंदे तरीके से बनता है। फिर वहां लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होती है, वहां पर बिल पास होता है, फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करते हैं, देश के राष्ट्रपति, और वो जो बिल होता है वो कानून का रूप ले लेता है, लॉ का रूप ले लेता है। दोस्तों ऐसे ही हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 246 के अंदर एक स्टेट लिस्ट भी होती है, एक स्टेट लिस्ट भी होती है। जैसे यूनियन लिस्ट होती है ना, वैसे ही दोस्तों एक स्टेट लिस्ट भी होती है। स्टेट लिस्ट में वो मैटर होते हैं जिन पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। मतलब वहां पर अगर लॉ बनाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती, है ना। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को ही लॉ बनाने का पावर है। और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ कहां पर बनते हैं भाई? स्टेट असेंबली, मतलब विधान सभा। अभी जैसे मैं जहां रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, मेरा ऑफिस है जयपुर में, तो मेरा ऑफिस विधानसभा के बिल्कुल पास में है, मेरे छत से विधानसभा दिखती है। सर हम आएंगे आपके ऑफिस? हाँ, अगर आपको ट्रेनिंग करनी है सीए में, इंटर में, फाइनल में, हमारे पास टैक्सेशन का कंप्लीट वर्क है, तो आप हमारे यहाँ आइए। ऑडिट टैक्सेशन जयपुर में हमारा ऑफिस है प्रोफेशनल, वहाँ हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं सीए में स्टूडेंट्स को। तो अगर किसी को ट्रेनिंग करनी है तो आ जाना, यहीं से विधानसभा दिखा दूंगा। ओ हो सर, ये है क्या वो जगह जहां पर लॉ बनता है? हाँ जी यही है। तो ऐसे होता है। तो यूनियन लिस्ट में अगर जैसे मैं देखूं इनकम टैक्स, इनकम पर टैक्स, तो इसका लॉ है, वो यूनियन लिस्ट का मैटर है। जैसे एक्साइज ड्यूटी, आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, अभी भी कुछ आइटम्स पे लगती है, वो यूनियन लिस्ट का मैटर है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो लगती है कस्टम ड्यूटी, कस्टम लॉ आपके कोर्स में है, तो इट इज ए मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। ऐसे ही दोस्तों आप किसी प्रोडक्ट को अगर बेच देते हो बनाने के बाद, तो उस पर वैट और सेल टैक्स लगाया जाता था, अभी भी कुछ आइटम्स पे लगाया जाता है क्योंकि अब तो जीएसटी आ गया। तो वो वेट और सेल टैक्स लगाने की जो पावर है वो स्टेट लिस्ट से आती है। तो दो तरह की लिस्ट हो गई, एक यूनियन लिस्ट, एक हो गई भाई साहब स्टेट लिस्ट, और एक होती है दोस्तों कॉनकरेंट लिस्ट। एक कौन सी लिस्ट होती है? कॉनकरेंट लिस्ट। अच्छा, कॉनकरेंट लिस्ट में वो मैटर बताए जाते हैं, कॉनकरेंट लिस्ट में वो मैटर बताए जाते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लॉ बनाने की पावर है और स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉ बनाने की पावर है। दोनों सरकार वहां पर क्या बना सकती है? लॉ। सर अगर दोनों सरकार लॉ बनाएगी तो उनमें कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि अगर दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाती है और उनके अंदर किसी बात को लेकर अगर कंफ्यूजन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ वहां पर प्रिवेल करेगा। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से मैटर होते हैं? जैसे क्राइम से रिलेटेड, जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड, वहां पर सेंट्रल को भी पावर है और वहां पर दोस्तों स्टेट को भी पावर है। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं भाई, टैक्स क्या होता है, टैक्स बनाने की पावर कहां से मिलती है, टैक्स कितने टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स अलग होता है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग होता है, ये सारी बातें दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस चलती है।
हम आपका मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, है ना, इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है, वो भी करवाएंगे। ये हमारा मोबाइल नंबर है, यहाँ आप मेरे से क्वेरी भी पूछ सकते हो कि सर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दो, क्योंकि कॉल तो मैं कई बार नहीं उठा पाता हूँ, रिकॉर्डिंग में होता हूँ, क्लाइंट के साथ होता हूँ। आप मुझे 9829056469 पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपकी प्रॉब्लम वहाँ पर देख लेता हूँ, आप मुझे फोटो क्लिक करके दे दो, मैं उसका ऑडियो बनाकर दे देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करते हैं। बाकी 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी हम क्लास में ही खत्म करा देते हैं। फिर भी कुछ इवेंट बट रह जाए तो ये मेरा नंबर है जहाँ पर आप मेरे से क्वेरी भी पूछ सकते हो। हमारी क्वेरी 24 आवर्स में रिजॉल्व हो जाती है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं देख लेता हूँ और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देता हूँ। तो ये सारी बात है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी जो आने वाले 3, 4, 5 दिन हैं इसमें मैं आपको जीएसटी से स्टार्ट करूंगा, जीएसटी का बेसिक बताऊंगा, एक हेलीकॉप्टर यात्रा कराऊंगा। हेलीकॉप्टर का मतलब होता है ऊपर से दिखाऊंगा भाई जीएसटी कैसा है। जैसे आप लोग मेरे पास आए कि सर जरा हमको जयपुर घुमाओ, तो मैं जयपुर घुमाने के लिए क्या करूंगा, एक हेलीकॉप्टर हायर किया, आपको जयपुर के हेलीकॉप्टर में उसमें बिठा दिया और ऊपर से हम देख रहे हैं वाओ ये जयपुर की हवा महल, ये जयपुर का जंतर मंतर, ये जयपुर का आमेर का किला, आमेर फोर्ट, ओहो सर ये रहा आपका ऑफिस, ऊपर से मैंने दिखा दिया। अब क्या होता है दोस्तों, जब हम हेलीकॉप्टर से नीचे उतर जाएंगे 4-5 क्लास के बाद, फिर मैं आपको बाई बस लेकर जाऊंगा। पहले सबसे पहले हवा महल, वहां सर ये वही है ना जो ऊपर से दिखाया था, हाँ जी ये वही है। अरे सर इसमें कितनी खिड़कियां हैं हवा महल में, वाओ सर यहाँ राजा रहता था, हाँ जी, कितना मजा आता है। एक बार दोस्तों हेलीकॉप्टर व्यू हो जाए, बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाए, फिर देखना जब आप बाई बस यात्रा करोगे आपको बहुत मजा आएगा। और रियली दोस्तों यू विल एंजॉय दीज क्लासेस। क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक कर देंगे, मजा आ जाएगा। आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देंगे, इट्स ए ग्रेट हेल्प फॉर मी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको मिलेंगे। हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है उसका लिंक मिलेगा, कोर्स का लिंक मिलेगा, हमारे फ्री हैंडराइटिंग नोट्स क्वेश्चन बैंक का लिंक मिलेगा, मेरे जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं लिंक्डइन से लेकर एवरीथिंग, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको जॉब चाहिए अकाउंटिंग टैक्सेशन फील्ड में, तो वो भी आपको हमारे यहाँ मिल जाएगी। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।